ओके जी, ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। ये क्लास ईवीयू स्टार्ट हो गया। आज का हमारा काम है बेसिकली टाइम सीरीज डाटा के ऊपर। टाइम सीरीज डाटा वो डाटा होता है जो बेसिकली टाइम टाइम डिपेंडेंसी होती है जिसके अंदर, ठीक है, ईयर डिपेंडेंसी होती है। आप एक रेंज लेते हैं टाइम की और उसके दरमियान जो भी डाटा आपका आता है आप उसको एज एन ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं एट अ ड्यूरिंग दैट टाइम। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने एक टाइम पीरियड ले लिया, लेट्स से 1970 से 2017 का, और आपकी ऑब्जर्वेशन का पैटर्न एनुअल भी हो सकता है, इट कुड बी सेमी एनुअल और इट कुड बी क्वार्टर। हम स्टार्ट करेंगे ईव्यूज। ईव्यू स्टार्ट करने के बाद फाइल, न्यू, वर्क फाइल, ठीक हो गया। जब हम टाइम सीरीज यूज करते हैं तो हमारा ना रेगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ना बैलेंस पैनल होता है। दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड अनडेटेड। अनडेटेड होता है लेकिन अन ईयर नहीं है ये, ठीक है। अनडेटेड से क्या मुराद है कि आपने इसकी कोई पर्टिकुलर डेट्स नहीं डिफाइन की, कुछ भी डिफाइन नहीं किया, बस ये डाटा एक रेंज में होगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। मेरे पास करंटली कितनी ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने एक यूएस का डाटा बनाया है अभी। इसमें एफडीआई को मैंने देखना है कि हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है यूएस की, उसके ऊपर इन्फ्लेशन और डोमेस्टिक क्रेडिट का क्या इफेक्ट है, ठीक है। 1970 से लेकर ये 2017 तक का डाटा है और ये ओरिजिनल डाटा है। साथ इसका एसआर नंबर लिखा दिया ताकि मुझे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता चलें। तो देयर आर 48 ऑब्जर्वेशन, तो मैं यहाँ इनपुट करूँगा 48। ये मेरे पास ओपन होगी, ठीक हो गया। हम इसके सारे एनालिसिस परफॉर्म करेंगे फ्रॉम बेसिक्स। तो सबसे पहले मैं क्विक में जाऊंगा, एम्प्टी ग्रुप बनाऊंगा, मेरे पास एम्प्टी ग्रुप है, ठीक है। मैं अपनी शीट में जाऊंगा, जो तीनों का डाटा है इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, मैं इस शीट में इसको पेस्ट कर दूंगा। और ये ऊपर देखें सीरीज वन, सीरीज टू, सीरीज टी है। पहला सीरीज का नाम है मेरा एफडीआई, दूसरी सीरीज का नाम है मेरा इन्फ्लेशन, और तीसरी सीरीज का नाम है डोमेस्टिक क्रेडिट। डोमेस्टिक क्रेडिट का मतलब है डोमेस्टिक क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स, ठीक है। ये तीन सीरीजेस मैंने रीनेम कर दी और इनको कर दिया क्लोज, ठीक है। अब बाहर देखें, ये तीनों सीरीजेस आ गई हैं, डोमेस्टिक, एफडीआई और इन्फ्लेशन। एफडीआई, इन्फ्लेशन, डोमेस्टिक, तीनों को मैं कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ओपन एज ग्रुप। ग्रुप में क्यों ओपन किया है, क्योंकि मुझे इसका बेसिक एनालिसिस करना है, और बेसिक एनालिसिस है हमारा ग्रुप स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव यानी आपने मीन मीडियन मॉड वगैरह देखना है, कॉमन सैंपल, ओके करेंगे। ये आपका बेसिक एनालिसिस हो गया। बेसिक यानी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डिस्क्राइबिंग द डाटा। एफटीआई, आईएनएफ और डोमेस्टिक, मीन क्या है, मीडियन क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्क्यूनेस क्या है, कर्टोसिस क्या है। स्क्यूनेस कर्टोसिस दोनों नॉर्मेलिटी के टेस्ट हैं, प्लस जार्क बीरा भी नॉर्मेलिटी का टेस्ट है। इनमें अगर देखें तो इन्फ्लेशन और डोमेस्टिक क्रेडिट ये नॉन नॉर्मल है, और एफडीआई नॉर्मल डाटा है। नॉर्मेलिटी की अजम्पशन क्या है, अगर प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 0.05, ये दोनों 0.05 है, डाटा इज नॉट नॉर्मल। अगर प्रोबेबिलिटी यानी पी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05, डाटा इज नॉर्मल। सम ऑफ स्केयर, इन सारों को मैं कॉपी करूंगा और ये मैंने अपना डिस्क्रिप्टिव स्टैट यहाँ इनपुट कर दिया, ठीक है। ग्रुप सैंपल ही चलता रहेगा। आई गो टू क्विक सीरीज ग्रुप स्टैटिस्टिक्स। दिस इज कोरिलेशन मैट्रिक्स। कोरिलेशन मैट्रिक्स आपके किसके काम आता है, कोरिलेशन मैट्रिक्स आपका आता है मल्टी कोलिनियरिटी को डिटेक्ट करने के लिए। यहाँ देखें कि हमारे पास कोई भी वैल्यू 0.9 से ऊपर नहीं है। इसकी अजम्पशन क्या है, अजम्पशन भी मैं यही राइट डाउन कर देता हूँ। इफ correlation is greater than 0.9, then multi exists, otherwise no. कल वाली assumption मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। दिस assumption is for is to check
between IV to IV, not between an IV and DV। ठीक है, IV टू IV चेक होगी, DV टू DV चेक नहीं होगी। ये FDI DV है, DV का किसी के साथ भी रिलेशनशिप 0.9 से ऊपर हो, कोई मसला नहीं है। हाँ, INF को देखेंगे। हाँ जी, INF का FDI के साथ कोई नहीं है। INF टू डोमेस्टिक क्रेडिट मल्टी मौजूद नहीं है, तो इट मीन दैट इज ओके। हम इसको कोरिलेशन मैट्रिक्स को कॉपी करेंगे एंड वी विल पुट इट हियर। लेट मी रेज दिस। अरे हमने दूसरा टेस्ट भी परफॉर्म कर लिया। उसके बाद वी विल गो। अच्छा, हमने दो टेस्ट परफॉर्म कर लिए हैं। दो टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हमारे बाकी टेस्ट रिग्रेशन अप्लाई किए बगैर नहीं होते। बाकी जो अजम्पशंस हैं, यानी आपने जो VIF कैलकुलेट करना है, हेट्रो ऑटो की जो ऑब्जर्वेशन चेक करनी है, यू नीड टू फर्स्ट अप्लाई रिग्रेशन। रिग्रेशन कैसे अप्लाई करेंगे? FDI से स्टार्ट करूंगा, FDI इज DV। देन मैं सेलेक्ट करूंगा INF को, फिर डोमेस्टिक को। राइट क्लिक करूंगा, ओपन एज इक्वेशन। आप इक्वेशन में देखें FDI सबसे पहले लिखा हुआ है, INF है डोमेस्टिक एंड C मीन्स कांस्टेंट। जो कल मैं आपको एक वो करवाई थी, क्या कहते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन, उसमें एंड में जो आप C लिखते हैं या एरर टर्म लिखते हैं, दैट इज हम उसका सारा जितना भी उसकी क्या कहते हैं इम्पैक्ट या ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट एस्टिमेट करते हैं वो C में करते हैं। ठीक है, मैंने रिग्रेशन एज एन इक्वेशन अप्लाई की, ओके हुआ, ये मेरे रिजल्ट्स निकल आए। FDI is my dependent variable. Inflation is significant because 0.5 0.1 से कम है। डोमेस्टिक क्रेडिट सिग्निफिकेंट, मेरा कांस्टेंट भी सिग्निफिकेंट है। जो आर स्क्वायर है, यानी वैलिडिटी ऑफ दिस मॉडल इज 0.49। जो पावर है इसकी, एडजस्टेड आर स्क्वायर इज 0.47। एफ स्टेट 21 है, प्रोबेबिलिटी है 0। सो दैट मीन्स कि मॉडल ठीक है। लेकिन अभी इसकी अजम्पशंस पूरी नहीं हुई। अजम्पशंस पूरी करने के लिए मैं व्यू में जाऊंगा, कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक VIF कैलकुलेट करूंगा। यू कैन सी कि मेरी सेंटर्ड VIF जो है आपकी 10 से कम है। मैं इसको कॉपी करूंगा, ये भी मैं अपने पास सेव कर लूँगा। ठीक है, VIF कैलकुलेट करने के बाद मैं जाऊंगा रेजिडुअल डायग्नोस्टिक्स के अंदर, सीरियल कोरिलेशन LM टेस्ट, ऑटो का टेस्ट है, 2 लैग वैल्यू पे चेक होगा, सिग्निफिकेंट है। आप ये वाला पोर्शन कॉपी कर लेंगे ऑटो का, और इसको यहाँ प्लेस कर देंगे। ऑटो का टेस्ट भी हो गया, रिपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट मेरे पास आ गया रेजिडुअल डायग्नोस्टिक में हेट्रो का टेस्ट। मैं ब्रूश-वगान का टेस्ट करूंगा, ये इनसिग्निफिकेंट है, हेट्रो मौजूद नहीं है डाटा में। ये हेट्रो का टेस्ट मैंने प्लेस कर दिया। देन मैंने रेजिडुअल में गया, हेट्रो में गया दोबारा से। उसके बाद मैंने वाइट का टेस्ट परफॉर्म किया। वाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेस्ट है हेट्रो को कैलकुलेट करने का, वाइट इसलिए ज़्यादा परफॉर्म करते हैं हम, और टाइम सीरीज में इसकी वैलिडिटी ज़्यादा है। तो वाइट का टेस्ट मैंने लाजमी परफॉर्म किया, और आप ये देखें 0.01 से तीनों कम है। तो दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू वाइट हेट्रो एग्जिस्ट करती है। तो मैंने एक हेट्रो के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी शो नहीं की। देखें, हेट्रो के ना मल्टीपल टेस्ट अवेलेबल हैं, क्योंकि इसके डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। हम फिर भी वाइट का टेस्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, ब्रूइश पगान का भी वैलिड टेस्ट है, तो हम ये दो तीन लाजमी करते हैं। ऑटो का अगर हम देखें तो ऑटो का सिर्फ एक ही टेस्ट अवेलेबल है, सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दैट टेस्ट ऑटो एग्जिस्ट करती है। अच्छा जी, अगर आपने फिर भी कोई और टेस्ट भी परफॉर्म करना है, आप रेजिडुअल डायग्नोस्टिक्स में जाएंगे, हेट्रो में जाएंगे, लेट से हार्वी टेस्ट आप प्लेस कर दें। हार्वी का टेस्ट भी आपको इनसिग्निफिकेंट बता रहा है, बट मैं ज़ाती तौर पर रिलाय करता हूँ वाइट के टेस्ट के ऊपर। तो करंटली अगर मैं यहाँ लिखूँ तो डाटा के हवाले से, डाटा डायग्नोस्टिक्स, पहली डायग्नोस्टिक्स ऑटो की एग्जिस्ट, दूसरी डायग्नोस्टिक्स हेट्रो की एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू वाइट, थर्ड नॉर्मेलिटी, मिक्स्ड रिजल्ट है इसके। ठीक है, नॉर्मेलिटी के जम्पशन हेयर एट ऑल का 2006 का रेफरेंस है, वो कहता है कि अगर आपकी ऑब्जर्वेशन आर ग्रेटर देन 30, हमारे पास 48 है, तो आप नॉर्मेलिटी के एग्जाम्पशन को, वो अजम्पशन को छोड़ सकते हैं, आप यू डोंट नीड टू ट्रीट एनीथिंग। चौथा है आपका मल्टी नॉन एग्जिस्टेंट। ये हमारे डायग्नोस्टिक्स हैं, ऑटो है, हेट्रो है, और
नॉर्मेलिटी हमने ट्रीट नहीं करनी बिकॉज देर आर ग्रेटर देन 30 ऑब्जर्वेशन, मल्टी है नहीं, तो लिहाजा हमारा डाटा रेडी फॉर एनालिसिस है। ठीक है, मैं दोबारा से एस्टिमेट में जाऊंगा, आपके सामने वही इक्वेशन वापस आ गई है। अब क्योंकि ऑटो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ऑटो एग्जिस्ट करती है, तो ऑटो को ख़त्म करने का तरीका एक ये है कि आप एक और ए आर वन टर्म की ऑटो रिग्रेसर वन ए आर वन टर्म ऐड कर दें। आप ए आर वन टर्म ऐड करके इसको इसको एस्टिमेट करेंगे। ये देखें, ये ए आर वन सिग्निफिकेंट है, आपका ऑटो का मसला यहाँ सॉल्व हो गया। ठीक है, आप ये देखें 58% ये वैलिड है, आपकी पावर भी बढ़ गई है, डाटा कंसिस्टेंट हो गया। जब आप ये यूज करेंगे ए आर वन की टर्म, ये ए आर वन आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, आप सिग्मा को छोड़ दें फिलहाल। ए आर वन की जो टर्म है बेसिकली ये सिग्निफिकेंट भी है, इसका मतलब है हमने ऑटो के हवाले से इसको ट्रीट कर लिया है। ये थर्ड में मैं रिग्रेशन के रिजल्ट प्लेस करूंगा, लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया है कि अगर सिर्फ ऑटो हो, करंटली हमारे डाटा के अंदर ऑटो नहीं, हमारे पास हेट्रो भी मौजूद है। मैं दोबारा से एस्टिमेट करूंगा, मैं इस ए आर वन टर्म को खत्म कर दूंगा। ए आर वन टर्म सिर्फ और सिर्फ ऑटो को डील करती है, हेट्रो को डील नहीं करती। अगर आपके डाटा के अंदर हेट्रो है और आप ए आर वन इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब है ये बाइस्ड रिजल्ट्स हैं, आपने हेट्रो को ट्रीट नहीं किया। आप ऑप्शन में जाएंगे, अगर आपके पास सिर्फ हेट्रो है, अब मैंने ऑटो को छोड़ दिया, अब आपके पास सिर्फ हेट्रो है, तो आप हुबर वाइट टेस्ट को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ये आपके पास रिजल्ट्स आ गए हैं। ठीक है, इन रिजल्ट्स को अगर हम इंटरप्रेट करें, सो दैट मीन्स कि यहाँ मैं एक अजम्पशन डाल रहा हूँ, लेट्स सपोज कि हमारे पास ऑटो नहीं थी, डाटा के अंदर सिर्फ हेट्रो थी। जब सिर्फ हेट्रो थी तो मैं एस्टिमेट में गया, ऑप्शन में गया, मैंने हुबर वाइट को सेलेक्ट किया, ओके किया, और ये मेरे रिजल्ट्स निकल आए। जब हम हुबर वाइट को सिलेक्ट करते हैं, तो हुबर वाइट हेट्रो को ट्रीट करता है, ऑटो को ट्रीट नहीं करता। अब करंट अगर सिचुएशन को हम देखें, तो हमारे डाटा के अंदर ऑटो भी है और हेट्रो भी है। अब ए आर वन टर्म यहाँ यूज करते हैं तो हेट्रो ट्रीट नहीं होगी, अगर यहाँ से हुबर वाइट यूज करते हैं तो हमारे पास ऑटो ट्रीट नहीं होगा। जब ऑटो और हेट्रो दोनों हो तो हम एच ए सी यूज करते हैं, हेट्रो ऑटो कंसिस्टेंट, इसको हम कहते हैं हेट्रो ऑटो कंसिस्टेंट। ओके करेंगे आप, ओके। अब जो रिजल्ट्स हैं, दीज आर योर फाइनल रिजल्ट्स, इनको कॉपी कर, ये हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। ये वो रिजल्ट है जो आपने अपने फॉर एग्जांपल थीसिस में या आपके जो भी रिसर्च पेपर है वहाँ आपने रिपोर्ट करना है। इसका मतलब ये है कि आपने हेटो हेट्रो और ऑटो दोनों को कंसिस्टेंट कर दिया, एच ए सी स्टैंडर्ड एरर कोवेरिएंस दोनों ट्रीट कर लिए। एच ए सी जो है बेसिकली ये यूज होता है उस वक्त, ये ऑप्शन उस वक्त यूटिलाइज होती है जब आपके डाटा के अंदर हेट्रो और ऑटो दोनों मौजूद हो। अगर सिर्फ ऑटो है तो ए आर वन यूज करेंगे, अगर सिर्फ हेट्रो है तो हुबर वाइट यूज करेंगे, अगर दोनों है तो एच ए सी यूज करेंगे। एच ए सी मीन्स हेट्रो ऑटो कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर आपके पास डाटा है फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक्स एंड दीज आर योर फाइनल रिजल्ट्स। ठीक है, ये बेसिक अजम्पशन है, और ये सॉरी बेसिक टेस्टिंग है। ये टेस्टिंग बेसिकली हमने टाइम सीरीज डाटा के अंदर की है। टाइम सीरीज डाटा का मतलब वो डाटा जो एक टाइम स्पैन के दरमियान होगा, यानी जैसे मैंने 1970 से लेकर 2017 तक का यूएस का डाटा उठाया।